गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 28 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लाया हूं। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सरोगेसी के इशू के बारे में, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि सरोगेसी क्या होता है। ये कंट्रोवर्सी में तो नहीं है, लेकिन कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की गई है। वो पीआईएल फाइल क्यों की गई है, हमारे पास जो 2021 का सरोगेसी एक्ट है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखने वाले हैं मॉनसून के बारे में। आईएमडी ने डिक्लेरेशन किया है कि वो डिले हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 2 से हम लोग पढ़ने वाले हैं डंपिंग ग्राउंड पोस्टिंग के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में। ये पूरी तरह से रिपीटेड है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं जिसको नहीं पता है कॉलेजियम क्या होता है उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर थोड़ा आकृति के बारे में जानेंगे क्या है, और थोड़ा सा जानेंगे लोकेशंस के बारे में, जो इंडिया में न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है उनके बारे में। ओएनडीसी और ई कॉमर्स क्या है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। न्यू अरुणाचल मंकी थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। सेला टनल के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या है। फीमेल हाइजीन और डिसेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली मेंस के पर्सपेक्टिव से 2 टॉपिक हो सकते हैं, एक सरोगेसी वाला और ये वाला, ठीक है। बाकी जो है प्रीलिम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं ब्रीफली की। और आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो कुछ एमसीक्यूज हम लोग जो है वो उसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में करेंगे, और कुछ एमसीक्यू जो है बुद्धिज्म के बारे में करेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म की सीरीज अभी हमारी चालू रहेगी। और कल संडे है तो कल इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। फिर हम लोग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगले हफ्ते आप कौन सी सीरीज कर सकते हैं हम लोग एमसीक्यू की। कोई भी आर्ट एंड कल्चर या पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी आपका मन करे, है ना, आप बताइए, वो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो जिसको सबसे ज्यादा बोलेंगे ना वही शुरू करेंगे। चलिए, डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी का ध्यान रखना पड़ता है। खैर, आज फ्रंट पेज पे क्या है, पहला तो न्यूज़ आर्यन खान वाला है। इसको तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेल इसको मिल गई है। हाँ, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने पहले भी किया था, आप इस आर्टिकल से क्या कर सकते हो। एक तो आपको थोड़ा सा एनसीबी के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। उसके अलावा हमारे पास जो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, एनडीपीएस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रहती है नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इस एक्ट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये क्यों हुआ, कैसे पकड़ा गया, वो पूरा कंट्रोवर्सी क्या था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ लद्दाख के अंदर, 7 आर्मी मैन जो है वो, उनकी जो ट्रक था, व्हीकल था, वो एक्चुअली नीचे गिर गया खाई में, वैली में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि जी को, और ये पहली महिला बन गई हैं। इनके उसका नोवेल का नाम क्या है, टूम ऑफ सैंड। ये अपने ध्यान रखना है, टूम ऑफ सैंड। पहली ऐसी महिला बनी है गीतांजलि जी जिनको हिंदी में जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट प्राइज माना जाता है। तो एक हमारे लिए बढ़िया न्यूज़ है, हमारी इंडियन राइटर थी। आईएएस कपल्स ट्रांसफर रेजिस डंपिंग ग्राउंड, ये हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। डम एंड धामी, ये यूसीसी कोड भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44। अभी ये मामला क्योंकि ये कोर्ट में जरूर जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूनियन गवर्नमेंट ही एनेक्ट कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी एनेक्ट कर सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट भी यूसीसी को करने लगेंगी तो फिर आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में कम से कम 15 स्टेट यूसीसी लेके आने वाली हैं, और जिसकी वजह से काफी कियोस हो सकता है। तो इसे मामला कोर्ट में जरूर जाएगा, तब देखना रहेगा इसमें क्या पूरा मामला रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया पहली ये देखिए, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, ये व्हाट्सएप वगैरह पे आपको फॉरवर्ड हुआ होगा, है ना। डॉग वॉकिंग आईएएस कपल शिफ्टेड आउट ऑफ दिल्ली। तो भैया आईएएस ऑफिसर थे दोनों लोग, संजीव खिरवार और इनकी पत्नी जो है रिंकू डुग्गा। ये दोनों 2014 के 2014 तो नहीं है, खैर ये जो है दोनों 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं दोनों। और ये एक स्टेडियम था हमारा, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे जो है एथलीट लोग प्रैक्टिस करते थे। तो फिर उनको गार्ड ने बोला कि आप 7 PM से पहले ही यहाँ से निकल जाइए। तो उन्होंने पूछा भैया क्यों निकल जाए, कि उन्होंने कहा कि आईएएस ऑफिसर जो है ना वो यहाँ पे अपने कुत्ते को टहलाने वाले हैं, तो उनके इवनिंग वॉक का समय हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो काफी कंट्रोवर्सी में हुआ, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ने ट्वीट वगैरह किया, उसके बाद इस चीज को पूरा देखा गया और ये बात बिल्कुल सही पाई गई। वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग सब हुआ था इनका। तो इनको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख।
एक को भेज दिया अरुणाचल, दूसरे को भेज दिया लद्दाख। अब ये इसी वजह से कंट्रोवर्सी में है कि भैया आप अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख को क्या समझते हो? वो कोई डंपिंग ग्राउंड थोड़ी है कि जो ऑफिसर यहाँ गलती करेंगे आप उसको वहां पे भेज दो, है ना? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अरुणाचल और लद्दाख भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना दिल्ली है, जितना पंजाब है, जितना तमिलनाडु है। तो आप अरुणाचल प्रदेश को लद्दाख को ऐसा क्यों समझ रहे हो? ये तो गलत बात है ना। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे गलती करेगा, जो यहाँ पे बेकार ऑफिसर होगा, जो काम नहीं करेगा, उसको लद्दाख भेज दो। अरे कोई ये ब्रिटिश का जमाना थोड़ी है कि अगर चलो किसी को सजा देने से काला पानी भेज दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश लद्दाख भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी स्टेट्स हैं। इसी को लेकर जो है काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। सरकार के ऊपर जो है अपोजिशन पार्टीज खूब सारा आरोप लगा रही हैं। वाई पे लिप सर्विस टू द नॉर्थ ईस्ट देन ट्रीट लाइक अ डंप फॉर योर रबिश। मतलब आप जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लद्दाख के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बोलते हो, लेकिन जब उनको ट्रीट करने की बात आती है तो आप उनको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे ये तो बिल्कुल हमारा पार्टी नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है। सबसे घटिया जो ऑफिसर वहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पनिशमेंट ट्रांसफर इसको बोलते हैं और रिटायरमेंट पोस्टिंग बोलते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर या जो बड़े ऑफिसर जो होते हैं, जब रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाते हैं और उनका जो पॉलिटिकल मतलब उनका जो जिनका जो काम होता है बहुत अच्छा नहीं होता, उनको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दे दी जाती है कि आप वहां पे जाइए, रेस्ट करिए और वहां से रिटायर हो जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी उतनी ही जरूरत है ऑफिसर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जितनी बाकी इंडिया को है। ये जो है कंट्रोवर्सी में चल रही है। आप अपने विचार यहाँ पे बता सकते हो कि क्या होना चाहिए था एक्शन इनके खिलाफ। देखिए इतना बड़ा तो काम इन्होंने नहीं किया था कि इनको सस्पेंड किया जाए, तो सस्पेंड करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इनकी 2 महीने की सैलरी काट लीजिए, तो ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि सैलरी काट लेंगे हम आपकी, है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इनको आपने ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या एक्शन होना चाहिए था। आप ये एक तरह का केस स्टडी भी हो सकता है आपके लिए। आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइए कि क्या एक्शन यहाँ पे होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारे पास वो है अलाउ सरोगेसी फॉर द सिंगल मैन एंड मदर्स। देखिए ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली एक ये एप्लीकेशन डाली गई है जिसमें ये कहा गया कि जो सिंगल मैन होते हैं, मतलब जो मैरिड नहीं होते, या सिंगल मदर्स होती हैं जो अनमैरिड होती हैं, उनको भी अधिकार है सरोगेसी से बच्चा पैदा करने का। मतलब बच्चा पैदा करने के अंदर से के फादर बनने का और मदर बनने का। तो ये अभी तो कोर्ट में केस चलेगा, तब जो फैसला आएगा तब की तब है। लेकिन अभी जान लेते हैं कि सरोगेसी होता क्या है। देखिए हमारे पास जो है सरोगेसी एक्ट है 2021 वाला, उसके तहत क्या होता है सरोगेसी। द एक्ट डिफाइन करता है सरोगेसी को क्या, अ प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस वेयर अ वीमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल। देखिए यहाँ पे वर्ड ध्यान से देखिए, कपल लिख रहा है, वो कपल मतलब मैरिड कपल, ठीक है। सीधा सीधा सा लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर कि इट इज अलाउड ओनली फॉर द मैरिड कपल, अनमैरिड कपल के लिए ये लागू ही नहीं होता। इंटेंडेड मतलब जो चाहते हैं, कपल टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ टू द इंटेंडिंग कपल। तो ये जो इंटेंडिंग कपल है भैया, अगर ये चाहते हैं कि इनको बच्चा हो तो सरोगेसी तभी अलाउड है। मतलब अनमैरिड मैन को और अनमैरिड वीमेन को अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट। अब सरोगेसी 2 तरह की होती है, एक होती है ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, एक होती है कमर्शियल सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी में तो डेफिनेटली अगर आप सरोगेसी की हेल्प किसी की लेते हो तो आप उसको पैसा पे करते हो, जो कि इंडिया में भी बैन कर दी गई है कमर्शियल सरोगेसी। ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी होती है कि मान लो कोई अपने रिश्तेदार में ही होता है, कोई आपके बहन होती है, कोई कोई और आपकी रिश्तेदारी में कोई आपकी कोई महिला होती है ना, वो एक इंसानियत के तौर पे प्यार मोहब्बत समझ लीजिए कि वो आपके बिहाफ पे बेबी पैदा करती है ना, उसमें कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैंने केस देखे हैं कि जिसमें किसी की सिस्टर या किसी की मासी, किसी की बुआ जो है वो उनके लिए जो है वो एज अ सरोगेसी का काम करती हैं, बच्चा पैदा करने के बाद उसको वो सौंप देती हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, वो अलाउड है और वो फैमिली में ही होना चाहिए। ये भी यहाँ पे बड़ी बात बोली है, रिलेटिव्स में होना चाहिए, फैमिली में होना चाहिए। तो आप किसी अननोन पर्सन से जो है सरोगेसी नहीं करवा सकते ये बोल के ये तो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है। तो ये कर दिया गया है बैन, कमर्शियल एक्टिविटी बैन है, अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सरोगेसी के लिए। पहली बात तो जो कपल होता है, जो इंटेंडिंग कपल होता है, ठीक है, वो ये मेडिकली प्रूवन होना चाहिए कि वो इनफर्टाइल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरी बात अल्ट्रिस्टिक होनी चाहिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए।
तीसरी बात, जो बच्चा पैदा होता है वो सेल के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए और किसी दूसरी तरह के एक्सप्लॉइटेशन के लिए ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ना। फॉर एनी कंडीशन और डिसीज स्पेसिफाइड थ्रू द रेगुलेशंस, और कोई कंडीशंस अलग से हो सकती हैं वो सब चीजें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सरोगेसी मदर कौन बन सकती है? देखो, या तो वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए क्योंकि कमर्शियल तो बैन हो गया, या और वो मैरिड वुमेन होनी चाहिए जिसका पहले खुद से एक बच्चा भी होना चाहिए। ये काफी हार्श कंडीशन है वैसे, है ना। उसकी एज 25 से 35 होना चाहिए। ये भी मुझे लगता है थोड़ी हार्श कंडीशन है, 40 ईयर तक हो सकता था ये। अ सरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, एक बार में ही वो लाइफ में पूरी एक बार में ही सरोगेसी कर सकती हैं। पोजेसिस अ सर्टिफिकेट ऑफ द मेडिकल एंड द साइकोलॉजिकल फिटनेस, प्रॉपर फिटनेस होनी चाहिए मेडिकली, वो सब चीजें तो चलिए ठीक है। तो ये होता है सरोगेसी। तो किसको अलाउड है? सिर्फ मैरिड कपल को अलाउड है, अनमैरिड को अलाउड नहीं है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपके जो राइट टू लाइफ है, इससे आपके जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका वायलेशन हो रहा है। तो यही इसका एक्चुअली क्रिटिसिज्म भी है कि ये जो आपने कानून बनाया है ये काफी पैटर्नलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है और पैट्रियार्कल है। अनरियलिस्टिक क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई आपके बिहाफ पे बेबी पैदा कर रहा है, अगर वो सरोगेसी है वो कोई, तो वो या कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट करती है ना बदले में। 9 महीने उसने बेबी अपने पेट में रखना है, मेडिकल दिक्कतें आती हैं, साइकोलॉजिकल दिक्कतें आती हैं, तो वो क्या आपसे कोई मॉनेटरी हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? क्या कर सकती है? तो ये कहना कि अच्छा ये तो सरोगेसी है, आप ये ऑल्ट्रिस्टिक है, आप जो है मेरे से कोई पैसा नहीं लोगे, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। ये इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी है और पैट्रियार्कल भी है ना। पैट्रियार्कल तो है ही। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है देखी जाती हैं। उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, लिव इन कपल्स होते हैं, है ना, और सिंगल पेरेंट होते हैं, भैया आप उनको क्यों नहीं अलाउड कर रहे हो? बहुत लोग ऐसे भी तो हो सकती हैं, बहुत महिलाएं, बहुत कपल ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने करियर की वजह से वो प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो बेबी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं करना दे रहे हो, है ना। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म इसका है एक्चुअली। आप जो है कमेंट सेक्शन में कुछ सोल्यूशन बता सकते हो कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला डिलेड, ये आज की न्यूज है। एक कुछ समय पहले, 2 हफ्ते पहले एक और आर्टिकल आया था जिसमें यह कहा गया था कि मॉनसून टू अराइव अर्ली ओवर केरला। उस समय यह कहा था आईएमडी ने कि 27 ऑफ मई यानी कि कल का दिन इंडिया में मॉनसून आ जाना चाहिए था, लेकिन आज आर्टिकल आया है कि वो 2-3 दिन डिले हो जाएगा। मतलब अभी आप ये समझ लीजिए कि वो कम से कम 31 तारीख तक या 1 तारीख तक आ सकता है ना। तो ये आपको पता ही होगा कि जो सबसे पहले मॉनसून है मेनलैंड इंडिया में, वो कब आता है? 1 जून को आता है। हालांकि अंडमान निकोबार में वो पहले ही आ जाता है, 20 तारीख को ही आ जाता है, 20 मई को ही आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ की बात कर रहे हैं, मेनलैंड की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है वो पूरे जो है जुलाई के महीने तक, 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में चला जाता है, इवन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो वो थोड़ा डिले हो गया, आईएमडी ने ये कहा है। तो आईएमडी मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए 6 पैरामीटर का यूज करती है। ठीक है, इनको पैरामीटर को कैलकुलेट करने के बाद उनको आइडिया लगता है कि कब अराइव होगी मॉनसून। ठीक है, जैसे मिनिमम टेम्परेचर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, प्री मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर द साउथ चाइना सी। देखिए साउथ चाइना सी को भी कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा जो पैसिफिक रीजन के अंदर, साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन को भी कंसिडर करते हैं। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मॉनसून इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और लीस्ट अंडरस्टूड क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना है आज के समय में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रजाइल होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लंदन के अंदर कोई बटरफ्लाई अगर वो उड़ रही है, इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट मॉनसून। मॉनसून इज सो मच फ्रजाइल। अभी तक बहुत सारी रिसर्च इस पे होना बाकी है। ठीक है, कि मॉनसून के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। खैर, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें थी। आईएमडी के बारे में थोड़ा बहुत आपका पता होना चाहिए। 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड पुणे में है, और रीजनल ऑफिस मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली वगैरह में भी हैं। ये रीजनल है, मेन जो है वो पुणे के अंदर है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री होती है। बाकी इसका जो मैंडेट है वो आप देख सकते हो। मैंडेट क्या कहता है? मटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी। ये अपने फोकस करना है इसके ऊपर, सीस्मोलॉजी के ऊपर। ये भी आईएमडी का ही काम होता है, कई लोग बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आईएमडी कई बार ऐसा आता है ना न्यूज़पेपर में कि इस बार मॉनसून नॉर्मल रहा, अबव नॉर्मल रहा, बिलो नॉर्मल रहा। उसका मतलब क्या होता है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो यूजली हमारा जितना भी परसेंटेज होता है नॉर्मल में,
अगर जैसे अगर उससे 90 से 96% होता है तो इसे बिलो नॉर्मल कहा जाता है। अगर वो 104 से 110% होता है तो इसे अबव नॉर्मल कहा जाता है। अगर वो 90% से कम होता है तो उसे डेफिशिएंट कहा जाता है। 110% से ज़्यादा होता है तो उसे एक्सेस रेनफॉल कही जाती है। ये किसकी परसेंटेज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 50 सालों का पीरियड हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 50 सालों में जितना रेनफॉल हुआ उसका एवरेज लिया जाता है, उसे कहता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। उस एवरेज के हिसाब से हम लोग ये परसेंटेज काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, ये मैंने आईएमडी की वेबसाइट से ही कॉपी पेस्ट किया है, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो वेबसाइट पे। आकृति टू टेक रूट्स इन द कुंडा कॉलम। देखिए कुंडा कॉलम अगर हम लोग देखें इंडिया में तो क्या क्या लोकेशंस है जहां पे हमारे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है। तो ये वाले देखिए प्रपोज्ड है, अंडर ऑपरेशन है और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा अब ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कुंडा कॉलम, कुंडा कोलम के अंदर अभी दो ऐसे थर्मल पावर, देखिए कुंडा कोलम के अंदर टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर 2 अभी ऑपरेशनल हैं, अभी चल रहे हैं, और 4 अभी प्रपोज्ड हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। तो होता क्या है, देखिए जो हमारा बार्क है ना, बार्क जिसको बोला जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो होता क्या है, जहां पे भी वो लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके आसपास के जितने भी गांव होते हैं उन गांव में डेवलपमेंट का काम भी बार्क करता है। जैसे देखिए बार्क का काम क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, है ना, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, वहाँ को जो यूथ होता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको स्किल प्रोवाइड कराना, तो ये बार्क करता है बेसिकली ऐसा। पहले भी बार्क ने कई जगह पे जैसे तारापुर में इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए हैं, ठीक है। इस तरह का अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है वो है कुंडा कोलम के अंदर, क्योंकि कुंडा कोलम के अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मन बनाया है सरकार ने, तो इसीलिए उसे कहा जाता है आकृति, टू टेक रूट्स इन द कुंडा कोलम, ठीक है। तारापुर में ऑलरेडी हम लोग देखे, आकृति का मतलब क्या होता है, आकृति का मतलब होता है एडवांस्ड नॉलेज एंड द रूरल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो गांव का यूथ होता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल दिया जाता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ में उसका यूज करके कुछ काम धंधा कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें, ठीक है। ये जो है उन्होंने, और जो जो ये दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये एक तरह का मशीन बनाया गया है बार्क के द्वारा। इसमें आप कुछ भी डालिए, इसमें आप फिश डाल सकते हो, इसमें आप जो है फ्रूट्स डाल सकते हो, जो आपका मन करे, तो ये उसको ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिकली एक तरह का इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, फोल्डेबल सोलर ड्रायर होता है ये। तो जैसे आपने अगर सिटी में कोई दुकान लगानी है, सब्जियों की दुकान लगानी है, या कोई फिश मार्केट के अंदर आपको फिश लगानी है, तो इसमें डालिए, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह की चीजें कुछ की जाती है, तो बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए आकृति किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, कहता है गूगल सेट टू मुल ज्वाइनिंग इंडियाज ओएनडीसी। अब ये ओएनडीसी क्या है, देखिए ओएनडीसी का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए जब यूपीआई नहीं था, ठीक है, जब यूपीआई, अच्छा यूपीआई तो बाद में आया ना, इससे पहले हमारे पास पेटीएम आ गया था, फिर हमारे पास गूगल पे आया, फिर हमारे पास और भी कई सारी तरह की चीजें हैं जिसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे। अब अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको या तो पेटीएम की ऐप ओपन करनी पड़ेगी, आपको गूगल पे ओपन करना पड़ेगा, आपको जो है फोन पे ओपन करना पड़ता है, तो आपको इंडिविजुअल ऐप ओपन करनी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर आप यूपीआई यूज करते हो, भीम ऐप यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, तो यूपीआई के थ्रू आप सारे के सारे प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पे यूज कर सकते हो। आपको अलग अलग ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई ने सबको इंटीग्रेट कर दिया है ना। इसे कहते हैं ओपन नेटवर्क। अब यही ओपन नेटवर्क हम लोग ई कॉमर्स के अंदर लेके आए हैं। जैसे मान लो अभी आपको शॉपिंग करना है, तो आप या तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन करोगे, है ना, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, या आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे। तो इस समय इंडिया में 2 ही बड़े प्लेयर हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, थोड़े बहुत दूसरे रहेंगे, तो इनका दबदबा रहता है मार्केट में। तो होता क्या है, अगर आप अमेजोन को ओपन करते हो और वहां पे किसी प्रोडक्ट को एंट्री करते हो, तो अमेजोन कुछ खास प्रोडक्ट आपको सबसे पहले दिखाता है, दूसरे प्रोडक्ट जो है बाद में दिखाता है, जिसकी वजह से जो सेलर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो लगातार कंप्लेंट करते हैं कि अमेजोन के उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो कुछ खास प्रोडक्ट को पहले दिखाता है। तो सरकार ने कहा अच्छा ऐसी बात है,
तो मैं सरकार ने क्या किया, उन्होंने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्रोग्राम चला दिया। उन्होंने कहा जैसे यूपीआई सबको इंटीग्रेट करता है, ऐसे ही जो ओएनडीसी होता है ये सबको इंटीग्रेट करेगा। इसमें किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। तो आप जो है ओएनडीसी की वेबसाइट ओपन करिए, वहां पे मान लो आपने प्रोडक्ट डाला, आपने मान लो होटल बुकिंग करनी है या आपने कोई फूड ऑर्डर करना है, आप करिए, उसमें आपको सारे रिजल्ट वो एक साथ दिखाएगा। वो मिंत्रा के प्रोडक्ट दिखाएगा, वो आपको पेटीएम के दिखाएगा, अमेजोन के दिखाएगा, सारे प्रोडक्ट एक साथ दिखाता है। इससे जो कंज्यूमर होता है उसको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो सेलर्स होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सेलर्स को एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, क्योंकि उनके साथ पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अब नहीं होगा। इसको अभी कुछ सिलेक्टेड सिटीज में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अभी गूगल बेसिकली इससे सरकार से बात कर रहा है, तो अगर सरकार के साथ ये सही हो जाता है गूगल की डील, तो फिर जो है हम लोग इसको और अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यूपीआई को किया। तो मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अगर बात करो, इंडिया में यूपीआई के आने से पहले काफी कम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, लेकिन जब यूपीआई आया ना, सारे प्लेटफॉर्म जब एक ही जगह इंटीग्रेट हो गए, तो भैया ई कॉमर्स इंक्रीज हो गया। तो सरकार जो है वो यही कह रही है, सरकार का कहना है कि इंडिया में फिलहाल जो ई कॉमर्स मार्केट है वो सिर्फ 55 बिलियन डॉलर की है, लेकिन 2030 तक, इस डेकेड के एंड तक, ये मार्केट कम से कम 350 बिलियन डॉलर की हो सकती है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट। तो इसलिए सरकार जो है पहले ही इसके ऊपर लॉन्च करने का मन बनाया है। तो अच्छा प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया। तो फ्यूचर में काफी मजा आएगा इसको देखने में। खैर, न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास। तो अरुणाचल के अंदर एक माउंटेन पास है जिसका नाम है सेला, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए, जो जो स्पीसीज होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो फिजिकली, जियोग्राफिकली एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, चाहे वो शुरुआत में एक ही हों, लेकिन आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स उनके अंदर जेनेटिक चेंज हो जाते हैं और वो अलग स्पीसी बन जाते हैं। हाँ ना, आप ये मान के देखिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, जैसे गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना वो लैंड वाज अ सिंगल लैंड मास ना, लेकिन बाद में गोंडवाना लैंड जो ब्रेक हो गया तो कुछ लैंड मास अलग चले गए, कुछ लैंड मास अलग चले गए। अब हो सकता है व्हेन इट वाज अ सिंगल लैंड मास तो वहां पे कोई स्पीसी रहा होगा, लेकिन वो अब स्पीसी यहाँ चला गया, कुछ यहाँ पे चले गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ली और वो सेपरेट स्पीसीज बन गए। ऐसा ही हुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक मंकी है। हुआ ये कि जो सेला पास है, कुछ सेला पास के इस तरफ थे, कुछ सेला पास के इस तरफ थे, तो उनके बीच में फिजिकली डिस्टेंस हो गया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स वो दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी हो गई, तो सेपरेट सेपरेट स्पीसीज बन गए। तो ऐसा ही एक स्पीसी जो है वो ये वाला मंकी है, जिसे कहा जाता है सेला मकाक। तो उस माउंटेन पास के ऊपर हम लोगों ने इसका नाम रख दिया, क्योंकि जो यूजुअली अरुणाचल मकाक होता है, अरुणाचल मकाक ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। अरुणाचल मकाक थोड़ा सा डार्क रहता है, लेकिन ये मलक मकाक थोड़ा सा लाइट रहता है ना, इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट रहता है। सेला अभी थोड़े दिन पहले और भी न्यूज में था, क्योंकि हम वहां पे सेला टनल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका ईटानगर, ठीक है, ये है आपका तवांग, तवांग, और ये है सेला पास। होता क्या था, विंटर के टाइम पे यहाँ पे खूब स्नोफॉल होता था, जिसकी वजह से 2 से 3 महीने तक ये वाला एरिया पूरा जो है वो कट जाता था अरुणाचल प्रदेश से। तो सरकार यहाँ पे सेला टनल बना रही है, उस टनल से अगर आप बनाओगे तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सकती है। देखिए, ये रहा आपका सेला और ये रहा इधर से तवांग, और फिर वो कनेक्टिविटी आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो ये थोड़े दिन पहले वैसे भी न्यूज में था, हम लोगों ने इसको किया भी था। तो सेला टनल की पिक्चर आपको देखनी है तो आप ये देख सकते हो। देखिए, बन रहा है, काम चल रहा है इस पर भरपूर तरीके से। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सजेस्ट ट्रांसफर ऑफ द 6 हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो ट्रांसफर जब करनी होती है जजेस की, या फिर किसी को प्रमोट करना होता है, ये सारे काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम करता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के बारे में अच्छे से आपको पहले से पता ही है। इसके अंदर क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट जज सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 है वो बात करता है अपॉइंटमेंट की, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया। तो अपॉइंटमेंट सारी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती हैं, लेकिन वो डिसीजन जो है वो कोलेजियम के द्वारा लिया जाता है। हालांकि कोलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोलेजियम मेंशन नहीं है, उसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं होती। कोलेजियम सिस्टम हमारे जुडिशरी का अपना ही बनाया हुआ इनोवेटिव एक तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो है एक प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द सीएजी बिकम कैंडिडेट। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन हो सकता है,
जब सीजीआई का ऑफिस वेकेंट होता है या फिर सीजीआई जो है टेम्परेरीली अवेलेबल होता है या फिर वो अपनी परफॉर्म ड्यूटी नहीं कर पाता, वो बीमार भी हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सारी बातें पता ही हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 4 एमसीक्यू हैं। स्क्रीन को जो है पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो हो गए हमारे जुडिशरी वाले। अब ऐसे ही 4 क्वेश्चन हमारे पास है बुद्धिज्म को लेके। ठीक है, विच इज नॉट एन 8-fold पाथ ऑफ द बुद्धिज्म। What were the views of Buddha on the Vedas? बुद्धा जो है वेदास के बारे में क्या सोचते थे? Which is incorrectly matched regarding the Buddha life and the symbols? तो आपको पता होना चाहिए ना। Which of the following pairs are correctly matched? Select the correct। तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज्म में सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जब बुद्धिज्म की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली 2 ब्रांचेस होती हैं, है ना। एक हमारे पास थेरवाड ब्रांचेस होती है और एक हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसे हम लोग जो है दूसरी ब्रांच होती है। फिर बाद में जो है उससे उसी से जो है महासंघिका, है ना। एक होती है महासंघिका, एक होती है थेरवाड। महासंघिका से बाद में फिर आपका जो है महायान और हीनयान निकला, और फिर वहीं से बाद में फिर हमारे पास जो है वज्रयान भी निकला जो कि तांत्रिक रहता है ना। तो महायान के अंदर क्या होता है, महायान के अंदर बुद्धा को एज अ गॉड माना जाता है, तो इसलिए उनका मूर्ति पूजा की जाती है। लेकिन हीनयान के अंदर बुद्धा को एज अ टीचर माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबल्स की पूजा होती है। सिंबल्स को बेसिकली कंसिडर किया जाता है ना। बुद्धा को कंसिडर नहीं किया जाता। महायान के अंदर बुद्धा और जो जातक कहानियां होती हैं, बुद्धा के अलग अलग जो अवतार होते हैं उनको माना जाता है। तो यहाँ पे मूर्ति ये रहता है, यहाँ पे सिंबल्स के बारे में जैसे हॉर्स, लोटस, एलिफेंट, स्तूपा, इनकी बात करता है हीनयान। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए बुद्धिज्म के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आजकल तो वैसे बुद्धिज्म न्यूज में है क्योंकि मोदी जी गए थे अभी बोध गया में, वहां पे इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है और बोध गया में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा की रिक्लाइनिंग मूर्ति को भी वहां पे किया गया है ना। रिक्लाइनिंग मतलब लेटे हुए बुद्धा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो अच्छा आर्टिकल है, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए बोध गया के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दोस्तों वो है डिसेबिलिटी एंड द बैरीज एंड द बैरियर्स टू द फेमिनाइन हाइजीन। देखिए जब हम लोग फेमिनाइन हाइजीन की बात करते हैं तो ये आर्टिकल कवर करता है किसको, मेंस्ट्रुएशन को कवर करता है, और फिर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कवर करता है, और मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड जो है हाइजीन को कवर करता है। देखिए पिछले कई डेकेड्स के अंदर गवर्नमेंट ने और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह होते हैं उन्होंने वीमेन हाइजीन को लेकर बहुत जबरदस्त काम किया है, जिसका एक एग्जांपल आप सैनिटरी पैड से देख सकते हो। जो सैनिटरी पैड्स रहते हैं अभी वो काफी ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं। इवन अगर आप ये देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 हुआ है, इनका कहना है कि मोस्टली इंडिया में काफी महिलाएं मेंस्ट्रुअल हेल्थ उसका प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, बट जब बात आती है ऐसी महिलाओं की, ऐसी लड़कियों की जो कि डिसेबल्ड है फिजिकली किसी ना किसी तरीके से, वो दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में काफी कम हाइजीन का यूज करती हैं, सैनिटेशन पैड्स वगैरह का यूज करती हैं या फिर दूसरी जो चीजें होती हैं, तो उनको बेसिकली यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है कि 15 से 24 साल की जो महिलाएं हैं जो कि कहीं किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हैं, उन वो सिर्फ 2/3 महिलाएं ही ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, जबकि यूजली ये जो परसेंटेज है वो 95% के लगभग है। इसका मतलब उनको इग्नोर किया जाता है ना। और हमारा जो सेंसस है 2011 उसके तहत इंडिया में 2.1% इंडियन पॉपुलेशन वो किसी ना किसी तरह से डिसेबल्ड है, और यहाँ पे महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब करोड़ों की संख्याओं में महिलाएं जो डिसेबल्ड हैं उनको इग्नोर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड द हाइजीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्ट भी है, राइट ऑफ पर्संस विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये डिफाइन करता है बेसिकली कौन डिसेबल होते हैं। इनका कहना है अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज लॉन्ग टर्म फिजिकल, ध्यान से देखना है, फिजिकल, मेंटल, तो मेंटल डिसेबिलिटी की बात भी करता है, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट, मतलब अगर किसी को कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है ना, वो सब इसी के अंदर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है,
बैरियर फॉर हिज और हर फॉर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी इक्वली विद द अदर्स। तो इन इम्पेयरमेंट की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से वो पर्सन सोसाइटी में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जितना दूसरे लोग करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी अंडर द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है, तो महिलाएं और बच्चे जो डिसेबल्ड हैं वो काफी ज्यादा सफर यहाँ पे करते हैं। उनमें भी खासकर जो पुअर हैं भैया, उनकी तो आप बात ही मत करिए, उनको तो बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनको क्या कंसिडर करते हैं, जनरली लोग उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, एक बायसनेस होती है। उनको लोग मानते हैं कि एसेक्सुअल हैं, उनको मानते हैं कि ये तो सुटेबल ही नहीं है शादी वादी के लिए, उनको लोग मानते हैं कि दे आर इनकेपेबल ऑफ हैविंग रेजिंग अ चिल्ड्रन, है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बच्चे पैदा करेंगे उसको पाल पोस नहीं सकते। ऐसा यूजुअली एक माहौल जो है सोसाइटी में वो डिसेबल्ड लोगों के लिए बना दिया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। और जब बात आती है इंफॉर्मेशन वगैरह की तो उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं की जाती, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो कर ही नहीं सकते, तो इनके साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं और गर्ल्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरती हैं। तो पहला तो उनके साथ जो साइकोलॉजिकल इशू होते हैं वो तो है ही, जो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ अपने आप में एक इशू है। उसके बाद भैया आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करते, तो उनके साथ जो है डबल ट्रिपल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो ना सारी चीजें हैं ही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, ये तो सबसे बड़ी बात है, सॉल्यूशन सबसे पहले इंफॉर्मेशन से शुरू होता है। आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, है ना, उनको पास इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। आप एजुकेशन पे फोकस करिए, कम्युनिकेशन पे फोकस करिए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके। तो स्कूल्स वगैरह से आप इसको कॉलेज वगैरह में इस तरह के प्रोग्राम चला सकते हैं। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, तो एक ऐसा समाज के अंदर भी एनवायरनमेंट लेके आने की जरूरत है जिससे डिसेबल्ड लोगों के प्रति लोगों का एटीट्यूड चेंज हो, है ना, वो भी जरूरत है। उसके अलावा क्या रहता है, उसके अलावा इनका ये कहना है कि देखिए डिसेबिलिटी अलग अलग तरह की होती है, तो जिस तरह की डिसेबिलिटी होती है आप उसको उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन दीजिए ना। जैसे मान लो कोई विजुअली इम्पेयर्ड है ना, किसकी कोई अगर ब्लाइंड है या उसका विजन जो है बहुत कम होता है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना, उसको आप ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। जिस आदमी को सुनाई देने में प्रॉब्लम है आप उसको विजुअल तरीके से दिखा सकते हो। तो जैसी इंपेयरमेंट होगी वैसा ही सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉल्यूशन सबके लिए इक्वली अप्लाई नहीं हो सकता, है ना। उसके अलावा जब बात आती है प्रोडक्ट की, तो हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट्स को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, वो भी किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो केयर गिवर्स होते हैं, है ना, उनको भी स्पेशली एजुकेट करने की जरूरत है कि भैया हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग तरह की ये प्रोडक्ट हमारे पास है, आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कई आदमी ऐसे होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, है ना, उनके मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप उनको ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हो, सैनिटरी पैड्स वगैरह, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं रादर देन दूसरे पर्सन के, है ना। और फिर बाद में उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए वो भी आप डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको की जानी चाहिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी डिसेबल्ड महिलाओं की, डिसेबल्ड गर्ल्स की, जो कि हाइजीनिक मैनेजमेंट से अभी पीछे हैं, दूर हैं, वो उसे कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे लेके आने की जरूरत है, क्योंकि राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी उनका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोगों का है ना। ये बहुत बढ़िया इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। बाकी इन्होंने एक बहुत अच्छे सेंटेंस के साथ इसका कंक्लूजन किया है, दैट एवरी मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन हैज द राइट टू द मेंस्ट्रुअल हेल्थ irrespective of their gender, identity, ability and the socio-economic status। ना, तो इससे आप जो है यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स नीड्स टू कम टुगेदर टू फाइट विद दिस प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे, जो हम लोगों ने ऊपर बात कर लिया था। ठीक है, तो ये रहता है आज के पूरे एडिटोरियल में। बढ़िया आर्टिकल है, आप इसको आराम से एक बार और पढ़ सकते हो और फिर उसको जाके कर सकते हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लियरली जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कई सारे बच्चों ने हमें कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के कमेंट भी पूछे हैं, जिसको मैं देख रहा था। तो देखिए, जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने के लिए देते हैं वो आपकी बेसिकली सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होते हैं, आप उनको इवैल्यूएट करिए। ठीक है, और आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, वो क्वेश्चंस वगैरह भी आप वहाँ पे उसको जाके देख सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि हम लोग कौन सी सीरीज शुरू कर सकते हैं मंडे से। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेटली शुरू करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।